शुभ संध्या मित्रों। मैं विपेश तिवारी आप सभी का सौर एकेडमी प्रयागराज में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के लिए सौर एकेडमी ने आईएएस और पीसीएस दोनों ही एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो आपके जून में पेपर होने वाले हैं उसके लिए 100 घंटे का एक फ्री क्लासेस लेकर आया है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है और आप लोग बड़े अच्छे से चीजों को देखे होंगे और समझे होंगे। तो दोस्तों, इस क्लास की गुणवत्ता भी आप लोग देख चुके होंगे कि एक गुणवत्ता भी इसमें मेंटेन की गई है। और दोस्तों, मैंने आपको संविधान पढ़ाने के लिए आपके बीच उपस्थित हूं, जहां पर मैंने अपने प्रथम लेक्चर में आपको जो एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शब्दावली होती है जिसकी बार बार जरूरत पड़ती है उस पर मैंने चर्चा किया। जैसे संविधान, संविधानवाद, आपके राजनीति राजनीति सिद्धांत, आपके सत्ता प्राधिकार और आपके संविधान और राज व्यवस्था, इन सब में बड़े बेकायदे अंतर चर्चा हुई। फिर उसके बाद मैंने एक संविधान सभा टॉपिक लिया, लेकिन उसके साथ मैं एक विकास यात्रा पर भी बहुत बृहद रूप से चर्चा किया, जिसमें आपको मैंने बताया कि जो आपके ब्रिटिश थे, क्योंकि ब्रिटिश मातृ देश जो यूरोप में ब्रिटिश है, उसके मातृ देश में लोकतंत्र की अवधारणा विकसित हो गई और उसी लोकतंत्र को आत्मसात करते हुए वह भारत के सरजमी पर प्रवेश किया और धीरे धीरे भारतीय संस्थाओं को लोकतांत्रिक में परिवर्तित करना शुरू किया। 1857 तक जो भी छोटे बड़े आपके प्रांत थे, रियासतें थे, उनको जीतकर उन पर नियंत्रण स्थापित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर 1857 की क्रांति को दमन कर 1858 में ब्रिटिश संसद खुद डायरेक्ट कंट्रोल करना शुरू कर दिया, अर्थात कि ताज का शासन। एक अखिल भारतीय स्तर पर अपने बातों को रखने के लिए एक आपके संगठन का जन्म हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जहां पर वहां पे लोग काम करने वाले वह भारतीय प्रतिनिधि होने के नाते वह उनकी मांगों को लेकर गवर्नर जनरल के पास जाते थे। फिर धीरे धीरे आगे चलकर भारत में एक अद्भुत करिश्माई नेतृत्व वाला व्यक्ति जो विदेश में परचम लहराकर भारत में आया और उसका नाम है महात्मा गांधी जी। और उसके बाद आजादी तक पूरा का पूरा आंदोलन गांधीमय रहा। अब दोस्तों, मैं जो चर्चा का क्रम था कहां तक पहुंचा था उस लिंक को आपको जोड़ते हैं। क्रिप्स प्रस्ताव आया, गांधी जी ने उसको क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक कहा। नेहरू जी भी बड़े ध्यान से देख रहे थे, कहा कि गांधी जी गुस्से में है तो क्यों ना हम भी। तो उन्होंने डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक क्रिप्स प्रस्ताव को बोला। अब क्या हुआ कि एक और क्रिप्स प्रस्ताव जा रहा है, दूसरी ओर भारत में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट है। उसी बीच 1945 में एक बहुत बड़ी घटना घटी जिसने पूरी सिनेरियो को परिवर्तित कर दिया। वह घटना थी अमेरिका द्वारा जापान के दो शहर हिरोशिमा नागासाकी पर क्रमशः लिटिल बॉय और मैडमैन नामक परमाणु बम गिरने की। पूरे विश्व में अब पता चल गया कि कौन महाशक्ति है। फिर उसके बाद अमेरिका ने आगे कहा कि मैं चाहता हूं कि पूरा विश्व अमन चैन एवं शांति से रहे। अन्य देश के लोग कहें कि तुम शांति से रहने दोगे तब रहेंगे ना। और जब इससे पूछा गया कि तुमने ये परमाणु बम कब बनाया, तो उसने कहा कि ये नहीं बताऊंगा, लेकिन ऐसे ही हमारे पास बहुत है, डरा रहे हो। और दूसरी ओर तुम बोल रहे हो कि मैं चाहता हूं कि पूरा विश्व अमन चैन एवं शांति से रहे। तो दोस्तों, जब उसने कहा अमन चैन एवं शांति से रहे, तभी उसने एक बात कही कि मैं चाहता हूं, आगे उसने एक बात कही कि मैं चाहता हूं कि
अब जितने भी उपनिवेश हैं वह स्वतंत्र हो जाए। ये अमेरिका बिल्कुल चाहता था कि जितने भी उपनिवेश हैं वो अब स्वतंत्र हो, सब अमन चैन एवं शांति से रहे और सब अपने विकास में आगे बढ़े। तो इस कारण जैसे ही अमेरिका ने कहा विश्व में अब महाशक्ति के रूप में था ही, तो अमेरिका का ब्रिटेन पर दबाव बढ़ने लगा। तो अमेरिका का किस पर दबाव बढ़ने लगा? ब्रिटेन पर। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि सारे उपनिवेश अब स्वतंत्र हो जाने चाहिए। तो उपनिवेश खाली करने के लिए अब अमेरिका पर दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है। सॉरी, अमेरिका पे नहीं, ब्रिटेन पर, राइट। तो ब्रिटेन पर अब दबाव बढ़ना शुरू हो गया। अच्छा, ब्रिटेन क्यों डर रहा था? क्योंकि उसने बोला ना कि मेरे पास ऐसे परमाणु बम और है। तो जिसके पास अणु बम है, जिसके घर में हथियार है, तो दूसरा व्यक्ति तो डरेगा ही। भाई, एक बंदूक की गोली चलेगी तो उसका कार्य क्या है? मारना। तो वो मारेगा, वो तो पीछे हटेगा नहीं। तो इस कारण ब्रिटेन भी डरा। तो अमेरिका ने पूछा कब खाली कर रहे हो? तो उसने कहा बस खाली कर देंगे, लेकिन टरकाने में माहिर था। बोला कि क्रिप्स प्रस्ताव भेजे हैं और काम नहीं बनी, लेकिन बहुत जल्द ही मैं यह कार्य करने में सफल हो जाऊंगा। तो ब्रिटेन वाले टालते रहे कि हम खाली कर देंगे, खाली कर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो टालने में माहिर थे, तो टाल देते थे बातों को। लेकिन अमेरिका ने कहा कि देखो, मित्र हो, मित्र की तरह रहो, बोल रहा हूं खाली कर दो तो खाली कर दो। लेकिन उसी बीच भारत में एक बहुत बड़ी बात हुई। बात यह हुई कि जो भारत की पुलिस और डाक विभाग के कर्मचारी थे, तो पुलिस और डाक विभाग के जो कर्मचारी थे, उन कर्मचारियों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, अब ये जो कर्मचारी थे, इन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। अब भारत में एक बहुत बड़ा परिवर्तन की बात यह रही कि अब भारतीय आंदोलन में भारतीय प्रशासनिक वर्ग शामिल हो गया। अभी तक भारतीय आंदोलन में भारत के प्रशासनिक वर्ग नहीं शामिल थे, लेकिन शामिल हो गया। दोस्तों, आप खुद ही सोचो कि ब्रिटिश कितने थे? कुछ नहीं थे। एक अकेला क्रिप्स आता है, एक अकेला क्रिप्स, सर स्टीफर्ड क्रिप्स एक एकल सदस्य के रूप में भारत आया था, भारत के संविधान निर्माण के लिए। यहां पर जो कार्य करने वाले भारतीय पुलिस, ये डाक कर्मचारी थे, इनके दम पर, इनके बलबूते पर तो ये शासन कर रहे थे ना हमारे ऊपर। अब वही कर्मचारी विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो भारत के आंदोलन में भारत के प्रशासनिक वर्ग का शामिल होना ब्रिटेन को विचलित कर दिया। एक और अमेरिका का डंडा, दूसरी ओर जिसके दम पे शासन कर रहे थे उसका विद्रोह। अब मामला गड़बड़ है, अब मामला विचलित कर देने का है, अब मैं नहीं संभाल पाऊंगा। तो दोस्तों, अब ब्रिटेन लोग विचलित हो गए कि भारत के प्रशासन को आगे बढ़ाना मेरे लिए संभव नहीं है। और 1946 को एक मिशन भेजा गया जिसका नाम है कैबिनेट मिशन, जो मार्च में चला था और मई में भारत पहुंच गया। और ये एक 3 सदस्यीय निकाय थी। इसमें 3 सदस्य दोस्तों मौजूद थे। कितने? 3 सदस्य। एबी अलेक्जेंडर, और दूसरे सर पैथिक लॉरेंस, और तीसरे सर स्टफर्ड क्रिप्स।
तो दोस्तों एबी अलेक्जेंडर और सर पैथिक लॉरेंस और स्वयं क्रिप्स, सर स्टीफर्ड क्रिप्स। ये जो 3 सदस्यीय निकाय थी, इसके अध्यक्ष जो थे वो सर पैथिक लॉरेंस थे, ये अध्यक्ष थे। राइट दोस्तों, तो आपके 1946 में एक इन्होंने मिशन भेजा जिसका नाम था कैबिनेट मिशन, और यह एक 3 सदस्यीय निकाय थी जो मार्च में चला था और मई में भारत पहुंचा। अब ये दोस्तों जो मिशन है वह भारत आया तो लोगों से बातचीत की, टॉकिंग की, कि बातचीत हो, राइट, तभी तो पता चलेगा। तो बातचीत किए और उसके बाद इन्होंने भारत के स्वतंत्रता होने की घोषणा कर दी कि हम 1948 में भारत को आजाद कर देंगे। और इसने यह भी कहा कि भारत का अपना एक संविधान होगा और संविधान बनाने के लिए उसकी अपनी संविधान सभा भी होगी। और आगे दोस्तों कहा कि भारतीय संघ की अवधारणा क्या होगी, संविधान कैसे बनेगा और संविधान सभा कैसे गठित की जाएगी, इसके बारे में पूरा प्रस्ताव भी दिया। उसी को हम कहते हैं कैबिनेट मिशन प्रस्ताव। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव, राइट दोस्तों। अब ये कैबिनेट मिशन प्रस्ताव में पहले स्थान पर कहते हैं, प्रथम प्रस्ताव में, कि भारत संघ बनेगा और भारत संघ बनेगा। और आगे बोले कि ये जो भारत संघ बनेगा, इस संघ में ब्रिटिश प्रांत होगा और देसी रियासतें होंगी। फिर उन्होंने सेकंड प्रस्ताव में कहा ये जो देसी रियासतें हैं, ये या तो इनके लिए 2 प्रावधान दिए गए कि या तो आप भैया भारत में शामिल हो जाइए या तो आप स्वतंत्र हो जाइए। भारत में आ जाइए। तो फर्स्ट प्रस्ताव में ये कहा गया कि भारत संघ बनेगा, उसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें शामिल होंगी। अब आपके मन में कुछ प्रश्न उठ रहा होगा, ब्रिटिश प्रांत कौन है, राइट? तो दोस्तों जिन जिन इलाकों में ब्रिटेन की प्रत्यक्ष नियंत्रण थी, डायरेक्ट कंट्रोल था, वो आपके ब्रिटिश प्रांत थे, राइट? वो आपके क्या थे? ब्रिटिश प्रांत। क्या हुआ कि 1857 में 1857 तक ये जो ब्रिटिश लोग थे, छोटे छोटे या बड़े बड़े जो भी हमारे यहाँ प्रांत थे या देशी रियासतें, उनको ये जीत लेते थे, उनको जीतकर इन पर डायरेक्ट नियंत्रण करते थे, ठीक है, और उसको अपने में मिला लेते थे। जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, धीरे धीरे उत्तर प्रदेश, इन सब पे डायरेक्ट कंट्रोल कर लिए। लेकिन ये जो देसी रियासतें काफी ऐसे क्षेत्र थे जहां पर ब्रिटेन नियंत्रण नहीं कर पाया। ब्रिटेन की बात यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी से, क्योंकि 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी। तो आपके ये जो देसी रियासतें थे,
तो इन पर यह कंट्रोल नहीं कर पाए। जैसे आपके भोपाल, अजमेर, कुर्ग, ये सब स्वतंत्र थे, राइट। तो ये आपके ब्रिटिश प्रांत, ये देसी रियासतें। तो इनका कहना है कि भारत संघ बनेगा, एक आपका ब्रिटिश प्रांत और एक आपका देसी रियासतें, ये भारत संघ में शामिल होंगे। लेकिन इन्होंने ब्रिटिश प्रांत पे ब्रिटेन का डायरेक्ट कंट्रोल था, तो ये तो शामिल होंगे ही। लेकिन देसी रियासतों पर इनका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था। जैसे भोपाल हुआ, अजमेर हुआ, कुर्ग हुआ। भोपाल को देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल पहुंचे, कहे कि तुम्हार बाबूजी से तो हमार बहुत याराना संबंध रहा, लेकिन तू बउआ काहे नहीं माना था। तो एक भावुक रूप से वल्लभ भाई पटेल ने उस पर दबाव डाला और अंतोगत्वा उसको भारत संघ में शामिल कर लिए। तो दोस्तों, यहां एक महत्वपूर्ण बात आपको जानने की आवश्यकता है कि ये जो देसी रियासतें थी, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव में इसमें दो तथ्य आपको देखने मिलेंगे कि भारत में ये या तो शामिल हो जाए या तो स्वतंत्र है। अभी यहां पर पाकिस्तान में शामिल होने की बात नहीं कही गई है, ये हमेशा याद रखना। आगे अभी आपको बताएंगे, जब पाकिस्तान का मुद्दा आएगा तब देसी रियासतों के सामने तीन ऑप्शन रखा जाता है, एक भारत में शामिल हो, या खुद को स्वतंत्र कर लो, या पाकिस्तान में शामिल हो जाओ। लेकिन यहां पर पाकिस्तान का मुद्दा नहीं था, इस कारण याद रखना, ऐसे ही यूपीएससी आपको डिबेट टाइप के प्रश्न पूछेंगे और आप गलत करके आएंगे। तो चीजों को ध्यान रखो, समझो। तो ये चीजें आपको देखने को मिली। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, तो वो कमेंट कर सकता है, मैं हूं। अब आगे दोस्तों, इस ब्रिटिश प्रांत को तीन भागों में डिवाइड किया गया। कितने? तीन पार्ट। इस ब्रिटिश प्रांत को तीन पार्ट में बांटा गया, राइट। कितने? तीन पार्ट में। अब यहां पर समझिए, जो फर्स्ट पार्ट था, एक भाग, उसमें इन्होंने कहा कि जहां हिंदू बड़ी संख्या में है, उसको इन्होंने फर्स्ट पार्ट में रखा। जहां हिंदू बड़ी संख्या में है, उसको उन्होंने फर्स्ट पार्ट में रखा। दूसरे भाग में ये पश्चिमी जो क्षेत्र थे, और इस पश्चिमी क्षेत्र में जो थे उसको दूसरे पार्ट में रखा। कौन से क्षेत्र? पश्चिमी क्षेत्र, वेस्टर्न क्षेत्र, ठीक। दूसरे पार्ट में किसको रखा? पश्चिमी क्षेत्र। ये जो क्षेत्र था मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, राइट। यहां पर मुस्लिम आबादी बहुत बड़े पैमाने पर मौजूद थी, तो इसको हम क्या कहेंगे? मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। अर्थात कि मुस्लिम यहां पर बड़े संख्या में मौजूद थी। जैसे सिंध, बलूचिस्तान और आपके उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत, नॉर्थ वेस्ट उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत, ये तीन क्षेत्र थे, ठीक। तो आपके दूसरे पार्ट में ब्रिटिश प्रांत को तीन पार्ट में बांटा गया। ये ब्रिटिश प्रांत, जिसको मैंने आपको बताया कि फर्स्ट में कहा भारत संघ बनेगा, एक और ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों से मिलकर भारत संघ बनेगा। देसी रियासतों में आजादी उनको दी गई सेकंड में कि या आप तो भारत में शामिल हो जाओ या तो तुम स्वतंत्र हो, दो ऑप्शन रख दिया गया। अब ब्रिटिश प्रांत को तीन भागों में बांटा गया। ब्रिटिश प्रांत को तीन भागों में बांटे और इन्होंने फर्स्ट में
क्या रखा, जो हिंदू जहां पर बड़ी संख्या में मौजूद थे, हिंदू बाहुल्य, ठीक है, उनको फर्स्ट पार्ट में। दूसरे में आपके पश्चिमी क्षेत्र, और यहां पर मुस्लिम बड़े पैमाने पे मौजूद थे तो उसको मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र कहा गया, जैसे सिंध, बलूचिस्तान और आपके उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत, राइट। अब तीसरे भाग, वो जो ईस्टर्न क्षेत्र था, राइट, जो आपके पूर्वी क्षेत्र, उसको तीसरे पार्ट में रखा। यह भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, मतलब कि यहां पर भी मुस्लिम ही मौजूद थे, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र ये भी था, ठीक है। जो पूर्वी क्षेत्र था यह भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, और इसमें असम और बंगाल के मुस्लिम बाहुल्य इलाके आते हैं। असम, बंगाल, राइट, उसके मुस्लिम बाहुल्य इलाके इसमें आएंगे। तीन पार्ट में बांटा। अब दोस्तों थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप जब मैप देखो, तो जब आप मैप देखोगे तो उसमें क्या पाओगे, जब आप मैप देखना कभी, तो ये जो आप क्षेत्र देख रहे हो ये वाला, ठीक है, सिंध, बलूचिस्तान और उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत, ये दोस्तों वो क्षेत्र है जो पाकिस्तान में है, राइट। ये क्षेत्र कहां पर है, पाकिस्तान में है। एक बार देखना मैप को, समझेंगे, ठीक है। तो ये वे क्षेत्र हैं, सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट सीमांत प्रांत, ये आपके आज के समय में पाकिस्तान में है, राइट। एक बार देखना प्लीज। और दोस्तों प्लीज मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग शेयर जरूर करिएगा क्लासेस को, पूरी गुणवत्ता आपको मिल रही है, कमेंट करने में कोई लापरवाही न करना। समाज शास्त्र का नया बैच प्रारंभ हो चुका है और समाज शास्त्र वैकल्पिक विषय में एडमिशन ओपन है, बहुत जल्दी एडमिशन बंद भी हो जाएंगे। जो विद्यार्थी अभी तक मेरे समाज शास्त्र के 12 क्लासेज हैं यूनिट फर्स्ट से, आप देख सकते हैं, आप एक बार देखिए, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। समाज शास्त्र वैकल्पिक विषय में आपको कोई समस्या नहीं होगी जो मुझसे पढ़ेगा। तो जल्दी से जल्दी सभी लोग एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर लें। और दोस्तों इतिहास की भी वैकल्पिक विषय की कुछ ही दिन में नया बैच स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग जल्दी से जल्दी सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, सत्यम त्रिपाठी सर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, बाकी शेयर करने में आप बिल्कुल भी पीछे मत हटना, राइट। अब दोस्तों आगे जानते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा, हाँ, अब आगे जानते हैं कि आगे की कहानी क्या थी। तो आप इस क्षेत्र को देखोगे, सिंध, बलूचिस्तान जो उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत है, तो यह जो है आपको पाकिस्तान में आज ये क्षेत्र देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान भारत के किधर है, वेस्ट में है, पश्चिम में है, और ये सब क्षेत्र सभी कहां पर है मिलेंगे, पश्चिम में मिलेंगे कि नहीं। एक बार देखना मैप, मैप पढ़ने के जो ज्योग्राफी भी पढ़ें तो वो हिस्ट्री को भी ज्योग्राफी से लिंक करके पढ़ें, अन्यथा आपको कई प्रश्न धोखे खा सकते हैं। कई प्रश्न आपको मिलते हैं जहां पर अगर आपकी ज्योग्राफिकल नॉलेज नहीं है हिस्ट्री में तो आप गलत करके आओगे। चलिए अभी तो हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखना मैप, तो ये जो आप ईस्टर्न में असम और बंगाल को देख रहे हैं, ठीक है, तो ये असम का दक्षिणी इलाका था, ठीक है, ये असम का दक्षिणी इलाका था और वो बंगाल का पूर्वी इलाका था, ठीक। असम का दक्षिणी साउथ इलाका था और बंगाल जो है ये देख रहे हैं, ये बंगाल का पूर्वी इलाका था। और ये क्षेत्र आपको आज बांग्लादेश, ये आपके नॉलेज के लिए बता रहे हैं, राइट, नॉलेज के लिए। और ये क्षेत्र आपको पाकिस्तान आज, ठीक है, नॉलेज के लिए बता रहे हैं, इसमें लीपापोती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
ये नॉलेज के लिए बता दिए। तो दोस्तों ये 3 क्षेत्र इन्होंने बांट दिया, ब्रिटिश प्रांत को 3 भाग में डिवाइड कर दिया और इन्होंने इस हिसाब से बांटा कि मुस्लिम इलाके जो है वो एक साथ आ जाए। इन्होंने जिस हिसाब से आप देख रहे हो बड़े सिस्टमेटिक तरीके से बांटे हैं, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम इलाके को एक साथ लाने की एक कोशिश है, एक चाल है, एक इनकी रणनीति है। तो दोस्तों इसको इन्होंने इन जो 3 को नाम दे दिया गया, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। इन स्टेट को क्या नाम दिया गया? इनको ग्रुप ए, इनको ग्रुप बी, इनको ग्रुप सी। ये जो 3 क्षेत्र इन्होंने बांटा, ग्रुप ए में कौन? हिंदू लोग, ग्रुप बी में पश्चिमी लोग, ये वेस्टर्न, ग्रुप बी में आएंगे और ये ग्रुप ए में आएंगे और ये ईस्टर्न ग्रुप सी में आएंगे। राइट, ये 3 क्षेत्र इन्होंने बांट दिया और इन्होंने एक बात कही कि देखिए भैया, तीनों पहले अपने अपने लिए संविधान बनाए और फिर मिलकर भारत का संविधान बनेगा। तो ये जो तीनों है, पहले अपने अपने लिए संविधान बना लो और फिर उसके बाद मिलकर भारत का संविधान बनाएंगे, इन्होंने कहा। इसी मामले पर जो आप ही सोचिए कि एक अखिल भारत स्तर पर किसको हमने बनाया था? एक अखिल भारत स्तर पर एक संगठन, ताकि वह भारत के प्रतिनिधि के तौर पर अपनी बात को इनके समक्ष स्वतंत्र अभिव्यक्ति के रूप में रख सके। तो इसी में कांग्रेस वाले भड़क गए। तो उन्होंने कहा कि आपकी मंशा क्या है? मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र को लाने की मंशा क्या है? कहीं न कहीं आपकी मंशा क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से जो पाकिस्तान की मांग है उसको स्वीकार कर लिया है, आपने एक्सेप्ट कर लिया है। यही है कि नहीं दोस्तों? आप ही लोग बताइए। और पाकिस्तान के इलाके जो मांग में थे उन्हें एक प्रांत बना दिया। तो मतलब कि आपने एक अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर लिया है? पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि देखिए ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये जो आप मेरे साथ खेल खेल रहे हैं ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्यों मेरे साथ ऐसा खेल खेल रहे हैं? ये बर्दाश्त के बाहर है। अब पहली तरफ से कांग्रेस भड़की तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग पीछे हटेगी, भाई वो भी बोलेगी। तो मुस्लिम लीग भी बोला कि भैया तुम्हें जब पाकिस्तान बनाना ही है तो ये कौन सा प्रक्रिया है? सीधे बोल दो ना कि हम 2 राष्ट्र बना रहे हैं, एक भारत एक पाकिस्तान। ये ऐसा खेल क्यों खेल रहे हैं? ये आप उलझनों में डाल दे रहे हो और बीच में छोड़ के चले जाओगे तो हमको क्या करना चाह रहे हो? ताकि ये भारत और पाकिस्तान का मुद्दा जिंदा रहे और हम लड़ते रहें। तो फैसला करके जाओ, ये बीच में छोड़कर जाने वाला काम न करिए। कैबिनेट मिशन ने कहा कि देखिए जो कह दिया सो कह दिया, इससे ज़्यादा मैं कुछ कर भी नहीं सकता। तो यह मामला तय हो गया कि इस तरह के डिवीज़न होंगे और डिवीज़न के बाद संविधान सभा का निर्माण होगा। राइट, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब अभी तक हम लोगों ने 2 प्रस्ताव समझ गए, एक फर्स्ट एक सेकेंड। अब एक तीसरा प्रस्ताव।
राइट। कैसरा थर्ड प्रस्ताव। तो थर्ड प्रस्ताव में इन्होंने कहा कि देखो संविधान सभा बना दी जाएगी पूरे भारत के लिए। भारत के संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या हम कितना रखेंगे, तो 389। कितना रखेंगे, 389। इन्होंने आगे क्या कहा कि देखिए हम भारत संविधान सभा बना देंगे, ठीक है, पूरे भारत के लिए संविधान सभा बनकर तैयार हो जाएगा। और ये जो संविधान सभा है उसमें सदस्य संख्या जो देनी है वो सदस्य संख्या 389 रहेगी। और इस 389 सदस्य संख्या को भी 3 क्षेत्र में बांटा गया। कितने, 3 क्षेत्र में, राइट। इस सदस्य जो संख्या थी इसको भी इन्होंने कितने क्षेत्र में बांटा, 3 क्षेत्र में बांटा। ये जो पहला क्षेत्र था ब्रिटिश प्रांत, पहले क्षेत्र में कौन, ब्रिटिश प्रांत, जिसमें ब्रिटिश क्या कर रहे थे, डायरेक्ट कंट्रोल कर रहे थे। उस वक्त ब्रिटिश प्रांत कितने थे, किसी को पता है, कमेंट करके बोलिए। और शेयर या तो आप क्लास के दौरान करेंगे तो बहुत अच्छा, क्लास के दौरान नहीं कर रहे हैं तो क्लासेस के बाद कर देना। शेयर जरूर करना और पूरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। एक बार कह दीजिए कि लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको समय पर क्लासेस उपलब्ध हो सके। और अपने स्टेटस पे लगाइए, अपने फेसबुक पे लगाइए, मैं मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा सा दया दृष्टि हमारे ऊपर भी बना दीजिए। आपको ऐसी संविधान सभा कहीं नहीं मिलेगी जिस अंदाज में मैं पढ़ा दे रहा हूँ। तो दोस्तों ब्रिटिश प्रांत, कुल कितने प्रांत थे उस वक्त, 11 ब्रिटिश प्रांत थे। और इसमें कहा गया कि यहां से 389 सदस्यों में से 292 सदस्य, यहां से 292 सदस्य यहां से क्या होंगे, निर्वाचित होंगे। शब्द देखिए, निर्वाचित और मनोनीत में अंतर होता है, अभी आगे देशी रियासतों में जानोगे। तो ब्रिटिश प्रांत के जो 292 सदस्य हैं वो निर्वाचित होंगे, अर्थात कि इनके लिए चुनाव होगा। और दोस्तों दूसरे वाले में 4 हमारे यहां चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, 4 चीफ कमिश्नरी, ठीक, सी मतलब कमिश्नरी, आप देख लीजिएगा। तो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे और यहां से इनको 4 सदस्य का चुनाव करना था, 4 सदस्य, राइट। कितने, 4 सदस्य, और वो भी निर्वाचित होंगे। क्या होंगे, निर्वाचित। ये जो चीफ कमिश्नरी है इसको अगर वर्तमान दृष्टि से देखें तो जैसे हमारे यहां केंद्र शासित प्रदेश, वो आपके चीफ कमिश्नरी माने जाते हैं। तो उस वक्त आज के केंद्र शासित प्रदेश, उस वक्त चीफ कमिश्नरी, राइट। सभी को समझ में आ गया, बड़े ही प्यार से समझना। मोहब्बत में बहुत ताकत होती है, प्रेम में बहुत ताकत होती है, और इस अंदाज में समझेंगे तो आपको प्रेम से सब चीजें समझ में आएगी। आप भी जब भी अध्ययन करना तो प्रेम में करना, जब आप उसमें जीने लगेंगे, जब आप उसमें बिल्कुल लीन हो जाएंगे तो आपको एंजॉय आने लगता है। खूब अच्छे से एंजॉय करिए। थोड़ा आज दिखने में कम अच्छा लग रहा हूँगा क्योंकि रात भर जागा हूँ, तो थोड़ा ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, इसमें से 4 सदस्य निर्वाचित होंगे। ये जो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे इसमें फर्स्ट में दिल्ली, दूसरे में ब्रिटिश बलूचिस्तान, तीसरे में कुर्ग, और चौथे में अजमेर मारवाड़। ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। इनमें से 4 सदस्य होंगे और ये निर्वाचित सदस्य होंगे, राइट। अब कितने हो गए, 292 4 96।
और 296 में से 389 को निकालोगे तो 93 सदस्य। 93 जो सदस्य थे उनको देसी रियासतों से लेना था। ठीक है, 93 सदस्य कहां से आएंगे? जो भी हमारे यहां देसी रियासत हैं उनमें से आएंगे। राइट, तो इसमें जो देसी रियासत थे इसमें मनोनीत किया जाएगा, ये याद रखना, मनोनीत होंगे ये सदस्य, ये आप लोग याद रखना। इनका निर्वाचन नहीं होगा, मनोनीत होंगे। क्या होगा कि हो सकता है कि 2-3 देसी रियासतों को मिलाकर एक प्रतिनिधि आ जाए, या तो एक देसी रियासत से एक प्रतिनिधि भेज दिया जाए, या 4-5 देसी रियासतों को मिलाकर 1-2 भेज दिया जाए, तो कुछ इस अंदाज में। राइट दोस्तों, या तो हो सकता है कि राजा खुद आ जाए इसमें सदस्य बनने के लिए। ठीक है, तो कुल 93 सदस्य आपके देसी रियासतों से जिसमें मनोनीत होंगे, लेकिन इन दोनों से निर्वाचित होंगे, और ये 389 सदस्यों का एक संविधान सभा बनेगी। राइट, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या तो वो बता सकता है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिएगा, रिप्लाई मिल जाएगा। आगे इन्होंने कहा कि जो निर्वाचन क्षेत्र है, जो निर्वाचन क्षेत्र है इसे हम सांप्रदायिक आधार पर बांटेंगे। कैसे? सांप्रदायिक आधार पर। तो लोग ने कहा कि ये क्या है? तो कहे बस अपना पुराना स्टाइल। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपके पुराने स्टाइल। तो दोस्तों आगे इन्होंने क्या कहा? आगे इन्होंने कहा कि जो निर्वाचन क्षेत्र होंगे, निर्वाचन क्षेत्र किस आधार पर बांटेगा? सांप्रदायिक आधार पर बटेगा। तो लोगों ने पूछा कि ये क्या है, तो बोल दिए कि भाई अपना पुराना स्टाइल है, मार्लोमेंटो सुधार 1909। सर्वप्रथम जो सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन हुआ था वो 1909 के मार्लोमेंटो सुधार में मिलता है। तो दोस्तों इन्होंने कहा कि निर्वाचन क्षेत्र जो है वह सांप्रदायिक आधार पर बटेगा। तो सांप्रदायिक आधार पर इन्होंने फिर 3 क्षेत्र में बांटा। कितने क्षेत्र में? 3 क्षेत्र में। पहले में सामान्य, दूसरे में सिख और तीसरे में मुस्लिम। सामान्य, सिख और मुस्लिम। ठीक, इन्होंने 3 आधार पर बांट दिया। अब जो मुस्लिम क्षेत्र है उसमें से आपके मुस्लिम लीडर ही चुने जाएंगे। मुस्लिम लीडर का मतलब मुस्लिम लीडर ही चुने जाएंगे और कोई भी नहीं। और सिख समुदाय से आपके सिख लीडर ही चुने जाएंगे। जो आपका सिख क्षेत्र होगा वहां से सिख लीडर ही चुने जाएंगे। याद रखना, मुस्लिम क्षेत्र से मुस्लिम लीडर ही चुने जाएंगे और सिख क्षेत्र से सिख लीडर ही चुने जाएंगे। लेकिन सामान्य में से कोई भी, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, कोई भी लड़े, कोई भी जीते, यहां पर सिख लीडर ही लड़ेगा, मुस्लिम लीडर ही लड़ेगा। यहां पर सिख लीडर ही लड़ेगा, मुस्लिम लीडर ही लड़ेगा, लेकिन यहां पर कोई भी लड़े। राइट, तो इन्होंने 3 आधार पर इन क्षेत्रों को बांटा और यह आधार सांप्रदायिक आधार था। अब जो इसका चुनाव होगा, जब भाई अब क्या हो गया, बांट ओट दिए बढ़िया से, अब चुनाव कराएंगे। तो चुनाव ये कोई लोकतंत्रात्मक पद्धति के अनुसार नहीं था कि डायरेक्ट जनता इसमें भागीदारी लेगा। डायरेक्ट जनता नहीं भागीदारी लेगा। यह जो चुनाव होगा यह आनुपातिक
आपके प्रतिनिधित्व के हिसाब से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होगा। राइट? इसको जब राष्ट्रपति पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको बताएंगे, यहां पर कोई औचित्य नहीं, बस जानते रहिए कि इसमें डायरेक्ट जनता भागीदारी नहीं लेगा। इस चुनाव में जो होगा 389 सदस्यों का, बिल्कुल भी यह जो चुनाव होगा, इस चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व के हिसाब से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होगा। तो ये पता चल गया कि चुनाव जो है वह आम जनता भागीदारी नहीं लेता है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, आम जनता भागीदारी नहीं लेता है। राइट? तो ये चीज देखने को मिला। बल्कि विधानसभा के प्रतिनिधि जो इसका चुनाव है वो कौन करेंगे, तो विधानसभा के प्रतिनिधि करेंगे। भाई जब आपको ये हुआ कि जनता भागीदारी नहीं लेगा, तो जनता जब भागीदारी नहीं लेगा तो आपके मन में आएगा तो कौन भागीदारी लेगा, है ना? तो भागीदारी कौन लेगा, तो विधानसभा के प्रतिनिधि करेंगे या स्थानीय शासन के प्रतिनिधि वोट करेंगे, या अभी या फिर एक है, या किसी को पता हो तो बताए, जो व्यापारिक मंडल के लोग होंगे या तो वो करेंगे। तो ये सब मत देने के अधिकार में आएंगे। ठीक है? तो ये पता चल गया आप लोगों को, इसका जो चुनाव होगा इसमें जनता डायरेक्ट भागीदारी नहीं लेगा, अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर चुनाव होगा। राइट दोस्तों? और इसमें विधानसभा के जो आपके सदस्य या प्रतिनिधि हैं वो होंगे, या स्थानीय शासन के प्रतिनिधि होंगे इस इलेक्शन में, या तो व्यापार मंडल के वगैरह के कुछ लोग इसमें होंगे। ठीक है? आम जनता वोट नहीं करेगी। और दोस्तों एक बात इन्होंने आगे फिर कही कि इसमें 10 लाख की जनता पर, कितने, 10 लाख की जनता पर, 10 लाख की जनता पर एक प्रतिनिधि आएगा। जो 10 लाख का एक पॉपुलेशन होगा उसमें कितने आएंगे, 1 लाख प्रतिनिधि आएंगे। तो दोस्तों आप लोगों को यहां तक कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी आपको समस्या नहीं होगी, इसको मैं एक पार्ट में और अच्छे से आपको बताऊंगा, फिर थोड़ा रफ्तार पकड़ेंगे और तेजी से आगे बढ़ेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन एक बात ध्यान रखना, शेयर करना ना भूलना, शेयर अधिक से अधिक करना, और समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय और इतिहास वैकल्पिक विषय के नए बैचेस स्टार्ट हैं। जो भी एडमिशन प्रक्रिया में आना चाहता है वो बिल्कुल सूचना दे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।